चैप्टर 3 क्लास 8 SST हिस्ट्री में। चैप्टर का नेम है रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब कंट्री के बगल से रूल करना। द कंपनी बिकम द दीवान। हमने जो लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे उसके बाद कंपनी ने अपना ट्रेड जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया था और वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लग गए थे। तो अब वो दीवान कैसे बने कोलकाता में, ये भी देखते हैं। ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट। और जो मेन इसका फंक्शन था वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, विथ अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियन एज विटनेस, जिसमें कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियंस सबूत के तौर पे थे। बट इन द पेंटिंग अबव, इस पेंटिंग में द इवेंट इज शोन एज ए मजेस्टिक ओकेजन। इस इवेंट को काफ़ी राजनैतिक ओकेजन बताया गया, टेकिंग प्लेस इन ग्रैंड सेटिंग, और इस जगह को ग्रैंड सेटिंग के लिए बनाया गया, मतलब सेट किया गया। द पेंटर वाज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ। और पेंटर ने इस पेंटिंग को ऐसे दिखाया जैसे क्लाइव की लाइफ का काफ़ी मेमोरेबल पॉइंट था। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो ये एक ब्रिटिश लोगों की इच्छा थी, तो उनको वो दीवानी मिल गई। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब उन्होंने जो साम्राज्य था वो खुद के अंडर में ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे। नाउ इट हैड टू थिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। फिर उन्होंने लैंड को एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया और रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज थे उन पर रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। दिस हैड टू बी डन इन ए वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो लगातार इनका जो रेवेन्यू था वो बढ़ता गया और काफ़ी पैसा कंपनी के पास इकट्ठा होता गया। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू एंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। तो इन्होंने कुछ ऐसे किया कि हम वो प्रोडक्ट का ज़्यादा काम करेंगे जिसकी ज़रूरत है और जिसको चाहिए उसे हम बेच देंगे। ओवर द ईयर, कई सालों बाद, द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। तो इन्होंने देखा कि इन्हें और भी जगह मूव करना चाहिए। बीइंग एन एलियन पावर, एक एलियन पावर के साथ, इट नीडेड टू स्पेसिफाई दोज हु इन द पास हैड रूल एंड कंट्री साइड। तो जो भी पास में रूल करता था ये उसके बगल से राज करने लगे। एंड एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और इस शाही शान और शौकत का आनंद लेने लगे। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर, जिनके पास लोकल पावर थी, हैड टू बी कंट्रोल, बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। जो कुछ लोग थे उन्हें थोड़ी बहुत पावर तो वहाँ दे दी गई और पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करने दिया गया, बस ये कि उन्हें वहाँ से निकाला नहीं गया। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे किया गया? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कोलोनाइज द कंट्री साइड। इस चैप्टर में भी देखेंगे कि कंपनी ने कंट्री साइड से कैसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, जो टैक्स वगैरह लेते थे रिसोर्सेज पे, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया। रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपुल, लोगों के अधिकार बदल दिए गए, उन्हें दोबारा डिफाइन किया गया। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और वो क्रॉप्स प्रोड्यूस की जो उन्हें चाहिए थी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कंपनी कैसे टैक्स लेती थी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, अब कंपनी दीवान बन चुकी थी, मंत्री बन चुकी थी। बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर, लेकिन वो अभी भी खुद को एक व्यापारी के तौर पे ही देख रही थी। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में इनकम चाहती थी। बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, लेकिन उनकी इच्छा से ये सब इतना ज़्यादा नहीं चल पाया और कलेक्शन और असेसमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। द इफोर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपी एज पॉसिबल। तो ये काफ़ी कोशिश की गई, ये एफोर्ट किया गया है कि रेवेन्यू को बढ़ाया जाए ताकि अच्छा कॉटन और सिल्क उन्हें मिल सके जितना पॉसिबल हो सके कम दामों में। विद इन 5 ईयर द वैल्यू ऑफ गुड बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड, आने वाले 5 सालों में कंपनी की जो इनकम थी और प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। बिफोर 1865, 1865 तक, द कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड, और जो कंपनी है वो इंडिया में गोल्ड को इंपोर्ट करके सामान खरीदती थी एंड सिल्वर को भी फ्रॉम ब्रिटेन।
नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो बंगाल में क्या होता था कि जो फाइनेंशियल द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट, तो न्यू रेवेन्यू कलेक्ट किया गया जिसमें ये बताया गया कि सामान को इनके द्वारा खरीदा जाता था और फिर उसे वापस ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब इन सब कारणों से जब बहुत सारा पैसा चला गया, कंपनी ने उस पर अधिकार कर लिया, तो वो अपनी फाइनेंशियल की कंडीशन की सबसे खराब कंडीशन से गुजर रहा था। आर्टिशियन वर डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड टू द कंपनी एट लो प्राइस। अब लोगों को जो खुद का सामान था वो कंपनी को बहुत ही कम दामों में वो उन्हें फोर्स करके खरीदने लगे। पीजेंट वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। अब जो इन लोगों के द्वारा जो डिमांड थी, ये जो किसान लोग थे ये इसे पूरा नहीं कर पाते थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, और इनका जो प्रोडक्शन था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शो साइन ऑफ कोलैप्स, और एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन जो हमारा क्रॉप सिस्टम था ये तकरीबन कोलैप्स होने लगा। द 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, और बंगाल में तकरीबन 10 मिलियन लोगों को, अप्रॉक्स 1 करोड़ लोगों को मार दिया गया।